डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान के भूमिगत मिसाइल शहर निशाने पर 50 इजरायली लड़ाकू विमानों ने की भीषण गोलाबारी। पश्चिम एशिया में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका। ईरानी ड्रोन से बचाव की तैयारी तेज। नेपाल में बन सकती है जेनजी सरकार, प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है बालेन शाह की आरएसपी। नेपाल चुनाव में ओली हारे। 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी होने की उम्मीद। सीएम योगी का आगरा दौरा आज, संघ और भाजपा की होगी बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन संभव। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, कीमत में 60 रुपए की वृद्धि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पश्चिम एशिया में बढ़ते ड्रोन खतरे के बीच यूनाइटेड स्टेट्स जल्द ही एआई आधारित मैरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की तैयारी में है, जो दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर हवा में ही नष्ट करने में सक्षम माना जाता है। बताया जा रहा है कि यह तकनीक यूक्रेन में पहले ही प्रभावी साबित हो चुकी है। इसी बीच ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष में संकेत मिले हैं कि ईरान ने अपने कुछ ट्रक आधारित मिसाइल लॉन्चरों को भूमिगत बंकरों से हटाकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया है। विश्लेषकों के मुताबिक ये कदम संभावित हवाई हमलों से बचने और हथियारों को अलग अलग जगह फैलाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने पहाड़ों और सुरंगों में बड़े भूमिगत बंकर बनाए गए हैं, जिन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। लेकिन अमेरिकी और इजरायली ड्रोन व लड़ाकू विमान इन ठिकानों पर लगातार नजर रख रहे हैं। हाल की सैटेलाइट तस्वीरों में सिराज, इस्फहान, तबरीज और केरमानशाह के पास मिसाइल ठिकानों के पास नष्ट हुए लॉन्चरों के अवशेष भी दिखाई दिए हैं। वहीं इजरायली वायुसेना ने बताया कि शुक्रवार तड़के तेहरान में लगभग 50 लड़ाकू विमानों के साथ बड़ा हवाई हमला किया गया, जिसमें अली खामेनेई के लिए बने भूमिगत बंकर को निशाना बनाया गया। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज से 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ा है। नई दरों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर अब 553 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गया है। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 842.50 रुपए से बढ़कर 912.50 रुपए और चेन्नई में 868.50 रुपए से बढ़कर 928.50 रुपए हो गई है। इसके साथ ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 1,768.50 रुपए से बढ़कर 1,883 रुपए हो गया है। वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला है। बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2025 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। नई दरें आज से पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। मौसम में बदलाव के साथ झारखंड पुलिस की वर्दी में भी परिवर्तन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार 9 मार्च से राज्य भर में पुलिसकर्मी ग्रीष्मकालीन वर्दी में ड्यूटी करते नजर आएंगे। इसके तहत जवान हाफ शर्ट यानी आस्तीन मोड़कर वर्दी पहन सकेंगे और टोपी के साथ ड्यूटी करेंगे। ये व्यवस्था 15 नवंबर तक लागू रहेगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर सभी जिलों और पुलिस इकाइयों को पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश आईजी प्रोविजन की ओर से जारी कर पूरे राज्य में भेजा गया है। इससे पहले 4 नवंबर 2025 को आदेश जारी कर 15 नवंबर से शीतकालीन वर्दी लागू की गई थी। तब से पुलिसकर्मी बंद आस्तीन वाली वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अब तापमान बढ़ने के कारण वर्दी में बदलाव किया गया है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम की ओर से आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। इस खास कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी शिरकत करने पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में उलमा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महाली भी उपस्थित रहे, जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। रोजा इफ्तार के दौरान आपसी सौहार्द, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए और रमजान के महीने की अहमियत पर भी चर्चा की गई। इस आयोजन को सामाजिक समरसता और संवाद का महत्वपूर्ण मंच माना गया है। ईरान पर हमले के विरोध में शिया समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया और यूनाइटेड स्टेट्स तथा इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान लोगों ने "तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा" जैसे नारे लगाए और आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। ये पूरा मामला चारखारी स्टेशन क्षेत्र के कस्बा इलाके का बताया जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ईरान के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अमेरिकी हमले में अली खामेनेई के निधन की खबर के बाद रामपुर में शोक का और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। रामपुर किले स्थित इमाम बाड़े में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसका आह्वान पूर्व मंत्री और विधायक रहे काजिम अली खान ने किया। सभा में शिया धर्मगुरुओं और बड़ी संख्या में लोगों ने खामेनेई के चित्र पर शमा जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नवाब काजिम अली खान ने ईरान पर किए गए हमले को अवैध बताते हुए कि बिना अमेरिका संसद की मंजूरी के किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये जंग अमेरिका की नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की है और इसका अंजाम जल्द सामने आएगा। उन्होंने कहा कि एक खामेनेई को मारने से संघर्ष खत्म नहीं होगा, बल्कि हजारों लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। सभा में वक्ताओं ने ईरान के प्रति समर्थन जताते हुए क्षेत्र में शांति और न्याय की अपील भी की। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में के बाहर एक नया पोस्टर लगाए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ये पोस्टर सपा नेता मोहम्मद इकलाक की ओर से लगाया गया है। पोस्टर के जरिए बिहार की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए निशाना साधा गया है। इसमें बीजेपी की नीतियों और रणनीति पर सवाल उठाए गए हैं। पोस्टर लगने के बाद स्थानीय राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। सपा नेताओं का कहना है कि ये पोस्टर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर उनकी प्रतिक्रिया है। वहीं बीजेपी समर्थकों की ओर से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिलहाल पोस्टर को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा में कुशीनगर जिले से 5 अभ्यर्थियों ने शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वडरौना तहसील के सिकटा गांव निवासी पवन पांडे को 138वीं रैंक मिली है। उन्होंने तीसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की। वहीं दुधी नगर पंचायत की इंदु बारी ने पहले ही प्रयास में 230वीं रैंक हासिल की है। तुर्कपट्टी महुआ निवासी आकाश कुमार को चौथे प्रयास में 438वीं रैंक मिली, जबकि रहसू जनोबी पट्टी के अनिल मिश्रा को 445वीं रैंक प्राप्त हुई। इसके अलावा सिंघवा गांव के विनय कुमार वर्मा ने 712वीं रैंक हासिल की है। इन सभी अभ्यर्थियों की सफलता से परिजनों और पूरे इलाके में खुशी की लहर है। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी इन प्रतिभाओं को बधाई दे रहे हैं। बाराबंकी में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ बदमाशों ने एक अधिवक्ता को सरेराह गोली मार दी, जिससे शहर में दहशत फैल गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहारीपुरवा इलाके में अधिवक्ता चंद्रेश वर्मा पर घात लगाकर 4-5 हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली उनके पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। घायल अधिवक्ता ने पहले ही रिश्तेदारों पर हमले का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
घटना के बाद बार एसोसिएशन बाराबंकी के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा समेत बड़ी संख्या में वकील मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई गई। हाल ही में अधिवक्ता शोएब किदवई की हत्या के बाद ये दूसरी बड़ी घटना होने के वकीलों में भारी आक्रोश है और जिन्होंने जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवा अधिवक्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अधिवक्ता डीपी यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतारा। जांच के दौरान पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कथित तौर पर प्रेम संबंध में धोखा मिलने का जिक्र किया गया है। नोट में अधिवक्ता ने आकांक्षा नाम की युवती का उल्लेख करते हुए 11 साल पुराने रिश्ते के टूटने की बात लिखी है। घटना के बाद सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। परिवार में इस घटना के बाद गहरा शोक का माहौल है। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ऊंचा बिरतिया गांव में दबंगों की मारपीट से आहत एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने युवक और उसके परिवार पर हमला कर जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन आरोप है कि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पीड़ित की मां अनीता का आरोप है कि आरोपियों ने रिहा होने के बाद फिर से युवक को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस से मदद न मिलने और लगातार धमकियों से परेशान होकर युवक ने जहर खा लिया। फिलहाल युवक को छिबरामऊ के 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोकारो स्थित बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर विस्थापितों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान हुई युवक प्रेम प्रसाद की मौत के मामले में न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मृतक की मां गोमती देवी का आरोप है कि प्रबंधन ने जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। विस्थापित नेता अजय मातो ने कहा कि प्रेम प्रसाद की मौत के बाद मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने मृतक की स्मृति में 20 डिसमील जमीन देकर प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 5 अप्रैल 2024 से वे डीसी और जनप्रतिनिधियों से लगातार मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। फिलहाल धरना स्थल पर बड़ी संख्या में विस्थापित जुटे हुए हैं और आंदोलन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे से पहले उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने दावा किया कि देहरादून में हुई नरेंद्र मोदी की रैली में कॉलेजों को नोटिस भेजकर छात्रों को लाने का दबाव बनाया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आशा कार्यकारियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल के सदस्यों को भी कार्यक्रम में आने के लिए बाध्य किया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर भीड़ जुटाई जा रही है। वहीं भाजपा की ओर से इन आरोपों पर भी अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रायपुर थानो रोड पर बन रहा ये फूड कोर्ट शहर का नया आकर्षण बनने जा रहा है। यहाँ कुल 31 संगठित दुकानें होंगी और जहाँ देश विदेश के अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। फूड कोर्ट में स्वच्छता, शौचालय, ओपन डाइनिंग, लाइट शो, बैठने की व्यवस्था और वॉकिंग गैलरी जैसे आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार ये फूड कोर्ट शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक नया फूड डेस्टिनेशन साबित होगा। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिससे देहरादून को नई पहचान मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल अधिवक्ता और दूरदर्शी प्रशासक बताया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास और सुधार के लिए पंडित पंत ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनकी सोच आज भी प्रदेश का मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर पंडित जी ने वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में विकास की जो आधारशिला पंत जी ने रखी थी, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल में बने पासपोर्ट कार्यालय को एक अज्ञात ईमेल के जरिए बम उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही झारखंड पुलिस की टीम कोतवाली डीएसपी प्रकाश सॉय के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को घेरकर बम निरोधक दस्ता और पुलिस ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। टीम कार्यालय के हर कोने के साथ आसपास के इलाके की भी जांच कर रही है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस बीच झारखंड पुलिस अदालती सम्मान की प्रक्रिया को हाईटेक बनाने के लिए ई समन एप्लीकेशन लागू करने की भी तैयारी कर रही है, जिसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धुरंधर 2 द रिवेंज का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह एक बार फिर हमजा के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और दमदार अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर में रणवीर सिंह ल्यारी के बादशाह के रूप में दुश्मनों से भिड़ते और जबरदस्त एक्शन करते नजर आते हैं। दमदार डायलॉग, हाई वोल्टेज फाइट सीन और तेज रफ्तार कहानी ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। फिल्म के ट्रेलर में रणवीर का इंटेंस लुक और एटीट्यूड खास आकर्षण बनकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि फिल्म का ये सीक्वल पहले पार्ट से भी ज्यादा एक्शन और रोमांच से भरपूर होगा। अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। कभी झुग्गी में रहने और आर्थिक तंगी से जूझने वाले अलख पांडे आज करोड़ों की एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक बन चुके हैं। उनकी संघर्ष भरी कहानी पर द वायरल फीवर ने हेलो बच्चों का नाम की वेब सीरीज बनाई है, जिसमें मिडिल क्लास छात्रों के सपनों और मुश्किलों को दिखाया गया। इस सीरीज में विनीत कुमार सिंह अलख पांडे की भूमिका निभा रहे हैं और इसे प्रतीश मेहता ने डायरेक्ट किया है, जो नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुई है। हाल ही में अलख पांडे द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी नजर आए, जहां उन्होंने बताया कि छठी कक्षा में उनके पिता को घेरकर घर बेचना पड़ा और परिवार झुग्गी में रहने लगा। पैसों की कमी के कारण वे आईआईटी कोचिंग नहीं कर सके और 8वीं से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में कोटा जाकर उन्होंने मशहूर शिक्षक एनवी सर से सीखने की कोशिश की और सस्ती शिक्षा देने के मकसद से अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। आज उनकी नेटवर्थ करीब 14,510 करोड़ रुपए बताई जाती है और उनका सफर लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया है। पंजाबी सिंगर करण औजला के पी पॉप कल्चर इंडिया टूर के मुंबई कॉन्सर्ट को खराब व्यवस्था और पानी की कमी जैसी शिकायतों के चलते आलोचकों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस विवाद के बाद सिंगर ने फैंस से किया वादा निभाते हुए मुंबई में एक और शो करने की घोषणा कर दी है। करण औजला इन दिनों अपने पी पॉप कल्चर इंडिया टूर में व्यस्त हैं और दिल्ली में धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ इसकी शुरुआत कर चुके हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मुंबई 2.0 नाम से नए कॉन्सर्ट की जानकारी दी है। ये शो 12 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर फैंस के बीच उत्साह देखा जा रहा है। सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि पहले कॉन्सर्ट के टिकट धारकों के लिए भी खास सरप्राइज रखा गया है। खराब अनुभव के बाद इस शो से फैंस को बेहतर अनुभव देने की तैयारी की जा रही है। अब सभी की नजरें 12 अप्रैल को होने वाले इस खास कॉन्सर्ट पर टिकी है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।